आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास एक सिक्योर्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का, सिक्योर करने का एक कंपार्टमेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होती है। मतलब प्रोकैरियोट्स की बॉडी कैसी होती है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कैसा रहता है कि एक डीएनए रहता है, ठीक है, कुछ राइबोसोम्स रहते हैं और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। उसके बाहर उनके पास एक सेल वॉल होती है, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स का। जो प्रोकैरियोट्स होती है ना, उनका जो डीएनए होता है वो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब उनके लिए कोई अलग से रूम नहीं दिया गया है। जहां की जो एक यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास ऐसा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी में हमने बचपन से पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब डीएनए को रखने वाला एक रूम होता है, और इनके पास नहीं होता है। क्यों जरूरी था यूकैरियोट्स को ये रूम बनाने की? क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों यूकैरियोट्स के पास ये रूम होता है और प्रोकैरियोट्स के पास रूम नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स के पास क्या क्या ऑर्गेनल्स है? कुछ नहीं, सिर्फ एक सेल बना है, जेनेटिक मटेरियल है, राइबोसोम्स है। इस जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का कोई ऑर्गेनल दिख रहा है? नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उनमें क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी अपैरेटस होता है, प्लांट्स अगर है तो वैक्यूल्स होती है, दूसरा इनमें लाइजोसोम्स होती है। तो ये जो लाइजोसोम्स है ना, अगर यहाँ पे ये लाइजोसोम्स होता, अगर होता, होता नहीं है लेकिन अगर होता तो क्या होता? जो लाइजोसोम्स है, लाइजोसोम्स के पास क्या होती है? एंजाइम्स। लाइजोसोम्स के पास होती है एंजाइम्स। इसके अंदर के जितने भी एंजाइम्स होते वो इस डीएनए को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि इनके पास जो एंजाइम्स की लिस्ट है उन लिस्ट में एक एंजाइम आती है न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या करता? इस न्यूक्लिक एसिड को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स जो है उन्होंने क्या किया? इस डीएनए को सिक्योर कर दिया। ठीक है, डिफरेंस समझा? अब देखते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास ये प्रोकैरियोटिक सेल टाइप की बॉडी होती है। तो जो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी बॉडी कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। और किंगडम मोनेरा के अंदर ना मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स है वो बैक्टीरियाज हैं, और उन सबकी बॉडी कैसी है? यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है। जो किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ये सारे वैसे तो बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी बैक्टीरिया है जिनको साइनोबैक्टीरिया बोला गया है, और माइकोप्लाज्मा भी ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है। डिफरेंसेस क्या क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू ग्रीन एल्गे ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया। पहले जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इसको हम लोग प्लांट्स की कैटेगरी में डाल दिया था। जो पुराने टैक्सोनॉमिस्ट थे, टैक्सोनॉमिस्ट मतलब जो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है जो कि साइनोबैक्टीरिया है, पहले इनको क्लासिफाई कर दिया था प्लांट्स में, क्योंकि एल्गे क्या है? लोअर लेवल ऑफ प्लांट्स है। लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो एल्गे बोलते हैं उसे। तो जो पुराने टैक्सोनॉमिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि इसे कैटेगराइज कर दिया था प्लांट्स में। हुआ क्या था कि बैक्टीरिया जनरली जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन इन ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज साइनोबैक्टीरिया के पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं कि ये खुद का खाना बना सकता है, और खुद का खाना बना सकता है, इस वजह से इसे कैटेगराइज कर दिया था प्लांट्स में। बाद में पता चला कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं उनकी बॉडी प्रोकैरियोटिक है, और जनरली जो एल्गे है क्योंकि वो प्लांट है, प्लांट कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। तो जो एल्गे है वो यूकैरियोटिक थी, लेकिन ये जो था ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जो बैक्टीरिया थी ये प्रोकैरियोटिक थी, इसीलिए इसे किंगडम मोनेरा में बाद में डाल दिया गया। बैक्टीरिया में कैसा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर जो बैक्टीरिया आती है उनमें ये सेल वॉल नहीं होता है।
माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ग्रुप है बैक्टीरियाज का, और साइनोबैक्टीरिया भी ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज है। ये सिंगल बैक्टीरिया का नाम नहीं है कोई ब्लू ग्रीन एल्गे, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं। माइकोप्लाज्मा में बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं, जिनमें से एक है पीपीएलओ, बहुत छोटा सा है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये लंग इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए ये नाम दिया गया। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा फास्ट रेप्लिकेट करते हैं। मतलब एक सेल से दो सेल अगर बनाना है तो प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर यूकैरियोटिक सेल को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जल्दी रेप्लिकेट कर देगा। क्यों रेप्लिकेट कर देगा? क्योंकि अब हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। पहले हमारे में डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, मतलब ये सारे ऑर्गेनल्स का, उसके बाद ये न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। इनमें कुछ है ही नहीं, इनमें बस एक डीएनए रेप्लिकेट हुआ, साइटोप्लाज्म रेप्लिकेट हुआ और दो सेल फॉर्म हो गई, इसीलिए इनमें मल्टीप्लिकेशन फास्ट होती है। एग्जांपल में ई कोलाई को दिया है जो कि 20 मिनट्स में रेप्लिकेट कर जाता है। अब कहाँ है? सराउंडेड बाय सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर सेल वॉल है, यही लिखा है सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया का शेप एक जैसा नहीं होता, इनके शेप वेरी करती है। कैसे होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, स्फेरिकल शेप, स्पाइरल शेप और फिर कॉमन शेप। कॉमन शेप क्यों? क्योंकि ये हो गई इसकी सेल बॉडी, ये हो गई फ्लैजेला, कॉमा जैसा दिखता है, कॉमन शेप बैक्टीरिया। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, विब्रियो, ठीक है। और भी बहुत सारे शेप के होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे इतना ही है। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये प्लियोमॉर्फिज्म नेचर शो करते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म नेचर मतलब रॉड शेप का बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का हो सकता है, और स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का हो सकता है। ये हर बैक्टीरिया नहीं कर सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिज्म नेचर शो करते हैं। क्यों दिखाते हैं बैक्टीरिया प्लियोमॉर्फिक नेचर? क्यों शेप चेंज हो जाता है इनका? ये रीजंस एकदम क्लियर तो नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से होता है। जैसे बहुत गर्मी है तो उन्होंने बाहर अपने लेयर्स बना लिए, तो मतलब ऐसे जीन्स होते हैं उनके अंदर, तो वो अपना शेप इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। एक रीजन ये है कि जैसे जनरली बैक्टीरिया को क्या करना चाहिए, कैसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए बैक्टीरिया को? और सेक्सुअली, मतलब ये एक बैक्टीरिया है, इसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए और सेक्सुअली, ठीक है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है ना, अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ये आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे। तो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इससे क्या करता है ना, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। वैसे तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा दिखा है ये? देखो, बैक्टीरिया में क्या होता है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एक डीएनए होता है, जिनको हम लोग बोल देते हैं जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए हर बैक्टीरिया के पास होता है। कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास लेकिन क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बोल ही रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब हर किसी के पास नहीं होता, उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। ये हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो डीएनए है ना, इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस शो करता है। ये किसके अगेंस्ट? ये रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट प्लाज्मिड, अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है तो वो रेजिस्टेंट होता है किससे? एंटीबायोटिक से। अब सपोज कोई बैक्टीरिया है जिसके पास सिर्फ जीनोमिक डीएनए है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? इसके पास भी आ गया जीनोमिक डीएनए, इसके पास भी आ गया जीनोमिक डीएनए। ये एक टाइप का बैक्टीरिया। एक टाइप का बैक्टीरिया होगा जिनके पास जीनोमिक डीएनए तो है, उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है, तो रेप्लिकेट करेगा तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो सिर्फ जीनोमिक डीएनए से हो या चाहे जीनोमिक और प्लाज्मिड दोनों से हो। लेकिन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना, कि ये जीनोमिक डीएनए तो है, ये बैक्टीरिया एक टाइप का और ये दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया ए टाइप का
बैक्टीरिया बी टाइप का, ठीक है। तो ये ए बैक्टीरिया जो है इसके पास क्या है, ये जीनोमिक डीएनए है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है। लेकिन बैक्टीरिया बी जो है ना उसके पास सिर्फ जीनोमिक डीएनए, ठीक है। जनरली इनको कैसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे, या इनको कैसे रिप्रोड्यूस करना चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बना देना चाहिए, ठीक है, सॉरी जीनोमिक डीएनए बना देना चाहिए। लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या होता है ना कि ये जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाता है, ये वाला बैक्टीरिया इस टाइप के बैक्टीरिया के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाता है। तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास सिर्फ जीनोमिक डीएनए है, अब इसके पास क्या आ जाता है, प्लाज्मिड डीएनए भी आ जाता है। होता क्या है कि ये अपना प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है और इसमें ट्रांसफर कर देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन की वजह से होता क्या है, क्या होगा अगर ये वाले ए बैक्टीरिया ने बी बैक्टीरिया को प्लाज्मिड दे भी दिया था। सपोज बैक्टीरिया बी था, ठीक है, इसके पास क्या था, जीनोमिक डीएनए। अब आप इसे एक टाइप का एंटीबायोटिक दे रहे हो, ठीक है, एंटीबायोटिक दिया। अब इसके पास प्लाज्मिड तो था नहीं तो ये बैक्टीरिया मर जाता, लेकिन आपने आपका एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया नहीं। कोर्स पूरा करना मतलब इनके रेप्लिकेशन के बीच में ही आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी। अब एंटीबायोटिक बंद कर दी, अब क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, आपने एंटीबायोटिक किसके लिए दी थी, इसके लिए, लेकिन अब इसने शेप क्या ले लिया है, रेजिस्टेंट का। अभी एंटीबायोटिक काम करेगा जब आप इस बैक्टीरिया के लिए अगली बार एंटीबायोटिक दोगे, तो अब तो इसके पास जीन है तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। प्रोकैरियोटिक सेल का जनरल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हमें क्या दिखता है कि जैसे बैक्टीरिया चाहे रॉड शेप का हो, कॉमा शेप का हो, स्फेरिकल शेप का हो, इनका जो बेसिक सेल्यूलर कंपोनेंट्स है वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल में सेम है। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो किसी किसी बैक्टीरियाज में होती है, किसी किसी बैक्टीरियाज में नहीं होती है, ठीक है। तो लेयर देख लेते हैं। ये बाहर का जो ये पहला जो लेयर है साइटोप्लाज्म के बाहर, ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, जो भी व्हाइट पार्ट है ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इनवर्ट फोल्डिंग है जिसे हम बोलते हैं मेसोसोम्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अगर बैक्टीरियाज है तो उनमें फोल्ड्स कौन से हैं, मेसोसोम्स। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स होते हैं। ये मेसोसोम का काम क्या है, जैसे यहाँ पे कोई ऑर्गेनल्स तो है नहीं, सारा काम इनका जो होता है प्रोटीन को मॉडिफाई करने वाला या फिर रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला, ये सारा काम इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हेल्प कौन कर रहा है बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के लिए, वो है यही इनवर्ट फोल्डिंग मेसोसोम्स, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स जैसी एक इनवर्ट फोल्डिंग होती है। ये क्रोमैटोफोर्स इनको फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं प्लांट्स के जैसे, इसीलिए इनको कैटेगरी में रख दिया था किसके, एल्गे के। इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे बोल रहे थे अब तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेयर आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल में से फ्लैजेला एक एक्सटेंशन है जो बाहर निकलते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा लेयर जो दिखता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के जो एक्सटेंशन है उसका नाम है पिलाई। ये पिलाई उन्हीं बैक्टीरियाज में दिखते हैं जिन बैक्टीरियाज के पास प्लाज्मिड होता है। मतलब अभी हमने कॉन्जुगेशन की बात की थी, तो प्लाज्मिड है, अगर प्लाज्मिड है तो ये हो गया जीनोमिक डीएनए, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया था जीनोमिक डीएनए। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वो है ये प्लाज्मिड, ठीक है। अब जो बैक्टीरियाज के पास प्लाज्मिड है उनमें ये पिलाई दिखेंगे, जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं है उनके पास ये पिलाई भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब ये जो जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए जो है जब सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होता है, कंडेंस होता है किसके साथ, यहाँ पे होगा हमारे जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए प्लस पॉलीअमाइंस। ये पॉलीअमाइंस और जीनोमिक डीएनए जब एक साथ कंडेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या तो जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या तो जीनोफोर जीनोमिक डीएनए को नहीं कहते हैं, ना ये कोई डीएनए है,
ये डीएनए और पॉलीअमाइंस का कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड, और ये तो जीनोफोर। ठीक है, अब इसके पास होते हैं राइबोसोम्स। सिर्फ एक ही ऑर्गेनल इसके पास जो है वो है राइबोसोम, वो भी थोड़ा हल्का वाला, 70S का राइबोसोम है इसके पास। राइबोसोम इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही है। क्यों? अभी हमने कहा था कि इसके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं है, जो भी काम कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कराना है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कराना है तो राइबोसोम्स यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। ठीक है, अभी ये एमआरएनए है, एमआरएनए विथ राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये मैसेंजर आरएनए जैसे हमारे में यूकैरियोट्स में काम करते हैं, ऐसे इनमें पॉलीराइबोसोम काम करते हैं। अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज है, ये क्या करते हैं, जो भी फूड या सब्सटेंस ये जो प्रोड्यूस करता है वो कौन स्टोर करता है? इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म कैसी होती है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। राइबोसोम सिर्फ अकेला ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी इनके पास कोई भी ऑर्गेनल नहीं है। और राइबोसोम भी कैसा है? मेम्ब्रेनलेस है, मतलब राइबोसोम के बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें गैस वैक्यूल प्रेजेंस होती है कुछ बैक्टीरियाज में। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है। क्यों गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है? ताकि ये पानी में फ्लोट कर पाए। पहली चीज, ये पानी में फ्लोट कर पाए। इनमें जो लाइट और ऑक्सीजन का होल्ड करने का कैपेसिटी है वो सब में हेल्प करता है हमारा गैस वैक्यूल।